गुड मॉर्निंग दोस्तों। फिर से उसी जोश व जुनून के साथ फिर से कैरियर मिरर यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपके लिए लेकर आया हूं बिहार पुलिस दरोगा 2021 का स्पेशल सीरीज। जो बिहार दरोगा एग्जामिनेशन दिसंबर में संचालित होने वाला है, उसके लिए यह सीरीज आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। जिस सीरीज के अंतर्गत मैं आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, करंट अफेयर्स ये सारा चीज पढ़ाने वाला हूं और हर एक चीज टॉपिक बाय टॉपिक चलेगा। जिस तरीके से हमने बिहार दरोगा के अंतर्गत हमने इसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे यानी कैरियर मिरर प्लेटफॉर्म पे मैंने जो पहला वीडियो अपलोड किया है, जिसमें मैंने आपको हिस्ट्री के अंतर्गत जो चीज पढ़ाया है, उसमें मैंने आपको पढ़ाया है महात्मा गांधी और उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण आंदोलन। आज के सीरीज में हम हिस्ट्री के ही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को उठाएंगे, जिसमें आप ये देखेंगे कि इससे एग्जाम में प्रश्न बनकर आते हैं। आज जो हम टॉपिक उठाने जा रहे हैं वो टॉपिक है भारत में घटित सामाजिक व धार्मिक आंदोलन। ठीक है, अब की बार वर्दी आपकी, वर्दी के अलावा और हमें कुछ भी मंजूर नहीं। चलिए बिना समय गवाए हुए हम अपनी श्रृंखला को उसी जोश व जुनून को बनाए रखते हुए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है। सामाजिक धार्मिक आंदोलन। अब तक पूछे गए सभी प्रश्नों के साथ मैं आपके लिए हाजिर हूं। सभी इतिहास के पेपर में 5 से 10 अंक अब पक्के। ठीक है, तो चलिए इसी सामाजिक धार्मिक आंदोलन पे हम विचार विमर्श करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो आपके लिए बनकर आया है वो आया है, भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है, यह आपके लिए क्वेश्चन बनकर आया है। तो आपके लिए ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण परमहंस। तो भारतीय पुनर्जागरण का पिता जिसे कहा जाता है उसे कहा जाता है सी, राजा राम मोहन राय को। ठीक है, 19वीं शताब्दी में नवीन विचारों के कारण 19वीं शताब्दी में भारत में पुनर्जागरण का उदय हुआ। राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष, इसके साथ युगदूत के नाम से भी ये जाने जाते हैं। ठीक है, कई सारे नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है। तो भारतीय राष्ट्रवाद का जनक जिसे कहा जाता है, आपके सामने 4 ऑप्शन है, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है, मैंने अभी आपको बताया ना कि नवीन विचारों के कारण, क्योंकि राजा राम मोहन राय के कारण ही 19वीं शताब्दी में एक नए नए विचार उत्पन्न हुए समाज के प्रति। इसी कारण से पुनर्जागरण का उदय हुआ। इसीलिए राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता और प्रथम आधुनिक पुरुष भी कहा जाता है। इसीलिए भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाएगा, राजा राम मोहन राय को कहा जाएगा। क्योंकि ये ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन होगा डी नंबर, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन था। ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन था जिसका उद्देश्य सती प्रथा समेत अन्य सुधारकों का विरोध करना था। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी और यह सती प्रथा की विरोध कर रही थी कौन, ब्रह्म समाज। लेकिन एक ऐसा संगठन आया जिसने सती प्रथा समेत ब्रह्म समाज का क्या किया, विरोध किया। तो वो सोसाइटी कौन सा था, तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, धर्म सभा, तत्वबोधिनी सभा, आर्य समाज, प्रार्थना समाज। तो आपका आंसर होगा धर्म सभा। क्या ऑप्शन होगा, धर्म सभा। ठीक है, चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है। भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है, तो बताइए किसे माना जाता है भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, नाना साहेब, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद। तो भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष जिसे माना जाता है वो किसे माना जाता है, राजा राम मोहन राय को, जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, बताइए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी।
तो आपके सामने चार ऑप्शन है, 1828, 1843, 1829, 1831। तो बताइए ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में की गई थी। राजा राम मोहन राय के द्वारा 20 अगस्त, कितना, 20 अगस्त 1828 ईस्वी को इस ब्रह्म समाज की स्थापना की गई इनके द्वारा। ठीक है, इसे आगे चलकर ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया, जिसने मूर्ति पूजा का विरोध किया, एक ब्रह्म की पूजा का उपदेश दिया, मैंने एकेश्वरवाद का सिद्धांत दिया, सिर्फ एक ही भगवान का पर विश्वास करने पर बल दिया, मूर्ति पूजा का इसने विरोध किया। ये तमाम चीज जो समाज में कुरीतियां उत्पन्न थी, उन सारी कुरीतियों को दूर करने का इस समाज ने प्रयत्न किया, जिसकी स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, चलिए छठा नंबर क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय द्वारा संस्थापित प्रथम संस्था थी। तो राजा राम मोहन राय द्वारा भारत में स्थापित प्रथम संस्था का नाम क्या था? ब्रह्म समाज, आत्मीय सभा, ब्रह्म सभा या तत्वबोधनीय सभा? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा भारत में जो प्रथम स्थापित संस्था थी उसका नाम है आत्मीय सभा, जिसकी स्थापना 1815 ईस्वी में की गई। कब की गई? 1815 ईस्वी में की गई, जिसका एक ही मत था, एकेश्वरवाद मत का प्रचार करना। ठीक है, तो ये 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा सबसे पहले आत्मीय सभा की क्या की गई? संस्था की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन, सातवां नंबर क्वेश्चन क्या आपके लिए, देखिए, राजा राम मोहन राय की समाधि कहां है? राजा राम मोहन राय की समाधि कहां है? मतलब टोम, मतलब समाधि को बोलते हैं टोम, मनी मकबरा, यानी एक तरीके से समझिए टोम। तो राजा राम मोहन राय की समाधि कहां है? कोलकाता में, मॉस्को में, कनाडा में, ब्रिस्टल यानी इंग्लैंड में। तो कहां है राजा राम मोहन राय की समाधि? तो याद रखिएगा ये ब्रिस्टल इंग्लैंड में है। देखिए, एक मुगल बादशाह हुआ करता था अकबर द्वितीय, जिससे आप परिचित होंगे, यानी जिसके बारे में आपने पढ़ रखा होगा। तो मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। 1830 ईस्वी में तत्कालिक ब्रिटिश साम्राज्य विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा गया था। किसको? राजा राम मोहन राय को, यानी राम मोहन राय को किसने भेजा था? मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने। क्यों भेजा था? क्योंकि राय को इंग्लैंड इसलिए भेजा गया था क्योंकि मुगल बादशाह अकबर द्वितीय को जो मिलने वाली पेंशन है उसकी मात्रा बढ़ाने के लिए कि राजा राम मोहन राय को ब्रिस्टल इंग्लैंड भेजा गया था। लेकिन ब्रिस्टल इंग्लैंड में ही 27 कब? 27 सितंबर को, 27 सितंबर 1833 ईस्वी को राजा राम मोहन राय की मृत्यु वहीं ब्रिस्टल इंग्लैंड में हो जाती है। ठीक है, और वहीं पर इनकी क्या है? टोम अवस्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, आठवां नंबर सॉरी, आठवां नंबर क्वेश्चन क्या है? 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद मतलब न्यू हिंदुज्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि के रूप में कौन उभरे? राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, रामकृष्ण परमहंस। तो आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। क्या हो जाएगा? स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं की, देखिएगा, रामकृष्ण परमहंस जो हैं स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। इन्हीं की शिक्षाओं को प्रचार करने के लिए इन्होंने, स्वामी विवेकानंद ने नव हिंदू धर्म के प्रचारक के रूप में उभरे 1893 ईस्वी में। कब? 1893 ईस्वी में इन्होंने ये शिकागो के वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में, मतलब विश्व धर्म संसद में अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया। और इस भाषण में उन्होंने पश्चिमी संसार के सामने पहली बार भारत की संस्कृति की महत्ता को प्रभावी तरीके से प्रस्तुत किया। तो याद रखिएगा, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में स्वामी विवेकानंद ने नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि के रूप में उभरे थे। और 1893 में इन्होंने वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन यानी विश्व धर्म संसद शिकागो में जाकर इन्होंने सुप्रसिद्ध अपना भाषण दिया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपके सामने चार ऑप्शन है, 1865, 1870, 1875, 1880। तो आर्य समाज, सबसे पहले आप ये जान लीजिए आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। तो आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती थे। कौन थे? दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती थे, जिनको हम प्यार से मूल शंकर के नाम से भी जानते हैं। और ये कब की गई थी? सी नंबर 1875 में। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना की गई थी, जिसका मुख्यालय मुंबई बनाया गया था। बाद में 1877 में
इसकी मुख्यालय कहां बनाई गई? लाहौर में बनाई गई। कहां बनाई गई? लाहौर में स्थापित की गई। और आर्य समाज के संस्थापक कौन है? दयानंद सरस्वती। और आर्य समाज का मेन उद्देश्य था वेदों की शुद्ध रूप से व्याख्या करना, यानी इन्होंने एक नारा भी दिया था, वेदों की ओर चलो। कहां? वेदों की ओर चलो। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत में मार्टिन लूथर कहलाता है कौन? निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, आचार्य विनोबा भावे और या राजा राम मोहन राय। तो निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। ठीक है, चलिए तो आप इसे याद रखिएगा, भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? दयानंद सरस्वती को। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया है? तो याद रखिएगा, सत्यार्थ प्रकाश जिसके द्वारा लिखा गया है, आपके सामने 4 ऑप्शन है, राजा राम मोहन राय, दीनबंधु मित्र, दयानंद सरस्वती, बाल गंगाधर तिलक। तो सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया है? तो लिखा गया है दयानंद सरस्वती के द्वारा। आपको मालूम है कि दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात में होता है। कब होता है? गुजरात में होता है। इन्होंने कई सारी पुस्तकें लिखी हैं, जिसमें इनकी विचार पुस्तकें हैं सत्यार्थ प्रकाश। इनकी अन्य रचनाएं भी हैं। इनकी अन्य रचना के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इनकी अन्य रचना के बारे में आपको मैं बता दूं कि सत्यार्थ प्रकाश के अलावा दयानंद सरस्वती की कुछ अन्य रचनाएं हैं। क्या रचना है? देखिए, एक रचना इनकी है पाखंड खंडन। पाखंड खंडन। दूसरा है वेद व्यास भूमिका। वेद व्यास भूमिका। वेद व्यास भूमिका। एक है ऋग्वेद, एक है क्या है? ऋग्वेद भास। और दूसरा है अद्वैत मत खंडन। ये तमाम इनकी बुक है, जिसमें पाखंड खंडन, वेद व्यास भूमिका, उसके बाद ऋग्वेद व्यास, अद्वैत मत टन, बहुत सारी बुक है इनकी, यानी रचनाएं हैं। जिसमें एक और रचना के बारे में मैंने भी आपको बताया, कौन सी रचना है कि ये सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचनाएं हैं? तो ये दयानंद सरस्वती की रचना है। ठीक है, चलिए आगे 12 नंबर क्वेश्चन आपके लिए क्या बनकर आया? 12 नंबर क्वेश्चन देखिए कि सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग और हिंदी को राष्ट्रभाषा कहा? किसने कहा कि किस व्यक्ति ने कहा कि सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग और हिंदी शब्द का प्रयोग किया राष्ट्रभाषा के रूप में? तो याद रखिएगा, सर्वप्रथम स्वराज शब्द का मांग और हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किसने किया? राजा राम मोहन राय ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, बाल गंगाधर तिलक ने, विवेकानंद ने। तो किसने किया? आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद ने। किसने? स्वामी दयानंद ने। सर्वप्रथम स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया। आप इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है? प्रार्थना समाज, क्या चीज? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? देखिए, महादेव गोविंद रनाडे, आत्माराम पांडुरंग, ज्योतिबा फूले, रास बिहारी बोस। देखिए, प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में हुई। कब? 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। कहां? मुंबई में। और इसकी स्थापना किसने की? आत्माराम पांडुरंग ने। कहां? किसने? आत्माराम पांडुरंग ने। अगर आत्माराम पांडुरंग अगर इस ऑप्शन में ना हो तो ऑप्शन आपका हो जाएगा महादेव गोविंद रनाडे, क्योंकि इससे बाद में जाकर महादेव गोविंद रनाडे भी जुड़े थे। प्रार्थना समाज का उद्देश्य क्या था? ये क्यों समाज बना था मैं बता दूं। समाज में जो जाति प्रथा चल रही थी उसका ये घोर विरोध किया। स्त्री पुरुष की विवाह की वायु में इसने वृद्धि की। विधवा विवाह और स्त्री की शिक्षा को प्रोत्साहन देना इस समाज का काम था। रनाडे का सामाजिक सुधार आंदोलन 19वीं शताब्दी के अंत तक सफलतापूर्वक जारी रहा। ठीक है, तो आप ये चीज याद रखिएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन क्या आपके सामने कि 1873 में ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की और किसके द्वारा की गई? तो याद रखिएगा, आपके सामने 4 ऑप्शन है, शिवनाथ शास्त्री, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फूले, पंडित रमाबाई। तो 1873 में ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई। यह एक गैर ब्राह्मण आंदोलन था जिसका नेतृत्व 1873 में ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई।
यह चीज आप याद रखिएगा। 1827 में ज्योतिबा फूले का जन्म एक मालिक के घर में होता है, यह चीज याद रखिएगा। इस संगठन का सत्यशोधक समाज द्वारा पाखंडी ब्राह्मण एवं उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से निम्न जातियों की रक्षा की आवश्यकता पर बल देना था कि निम्न जातियों को कैसे रक्षा की जाए। इनकी पुस्तक है, ज्योतिबा फूले की एक पुस्तक है जिसका पुस्तक का नाम है गुलामगिरी। क्या नाम है? गुलामगिरी। चलिए देखिए, गुलामगिरी का लेखक कौन था? वही क्वेश्चन बनकर आया है कि गुलामगिरी का लेखक कौन था। चार ऑप्शन आपके सामने, B.R. अंबेडकर, एनी बेसेंट, ज्योतिबा फूले, सरोजनी नायडू। तो गुलामगिरी का लेखक कौन था? तो आंसर हो जाएगा सी नंबर, ज्योतिबा फूले। कोई दिक्कत? चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, अपने प्रैक्टिस को जारी रखिए, आने वाले जो एग्जामिनेशन में है उसमें आप अवश्य बेहतर करेंगे। बस अपनी जो कंटिन्यूटी है जो आप बनाकर रखे उसे ब्रेक मत होने दीजिएगा। अपने जोश व जुनून, अपने उत्साह को ऐसे ही बनाकर रखिएगा, ठीक है? तब जाकर आप कहीं ना कहीं सफलता प्राप्त कर पाओगे। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, महाराष्ट्र के किस सुधारों को लोक हितवादी कहा जाता है? तो महाराष्ट्र के किस सुधारवादकों को लोक हितवादी कहा जाता है? चार ऑप्शन आपके सामने, बताइए। एमजी रनाडे को, गोपाल हरि देशमुख को, गोपाल कृष्ण गोखले को, या पंडित रामाबाई को? तो महाराष्ट्र के किस सुधारों को लोक हितवादी कहा जाता है? तो यह आंसर हो जाएगा गोपाल हरि देशमुख को। किसे? गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है, ठीक है? तो यह चीज आप याद रखिएगा। चलिए आगे 17 नंबर। कुछ देखिए 17 नंबर में क्वेश्चन में है कि एक तरफ है कानून, एक तरफ है भारत में संबंधित उस समय के कानून, और जिस समय भारत में जो कानून आए थे उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो कुछ कानून है, जैसे कुछ कानून के बारे में आपको बता दूं मैं। एक है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। क्या है? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। दूसरा है शारदा एक्ट, तीसरा है दास प्रथा प्रतिबंध, और चौथा है सती प्रथा निषेध कानून, और पांचवा है बाल हत्या निरोध कानून, और एक तरफ है गवर्नर जनरल। तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम एक्ट जब भारत में आया था तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। कौन थे? विलियम बेंटिंक। दूसरा, शारदा एक्ट जब भारत में 1929 में आया था तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे लॉर्ड इरविन। कौन थे? लॉर्ड इरविन। दास प्रथा पे प्रतिबंध कब लगाया गया? दास प्रथा पे प्रतिबंध 1843 में लगाया गया जब लॉर्ड एलनबरो भारत के गवर्नर जनरल थे। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? लॉर्ड एलनबरो। सती प्रथा निषेध कानून 1829 ईस्वी में लाया गया। पूरे बंगाल में सती प्रथा का विरोध करने के लिए कानून लाया गया, और ये जिस समय कानून पारित हुआ उस समय भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था कौन? कौन हुआ करता था बताइए? थोड़ा सा यहां गलती हुआ है, विधवा पुनर्विवाह जो होगा ये लॉर्ड डलहौजी होगा। क्या होगा? लॉर्ड डलहौजी होगा, माफ कीजिएगा थोड़ा सा गलती हो गया, लॉर्ड डलहौजी होगा। और सती प्रथा निषेध कानून कौन होगा? ये 2 नंबर होगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। और बाल हत्या निरोध कानून 1804 ईस्वी में आया था और इसके गवर्नर जनरल उस समय थे लॉर्ड वेलेजली। तो आप याद रखिएगा, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जिस वक्त आया था उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। शारदा एक्ट जिस समय आया था उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन था। कौन था? लॉर्ड इरविन। दास प्रथा पे जिस समय प्रतिबंध लगाया गया था उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो था। वहीं सती प्रथा निषेध कानून जिस वक्त 1829 में आया था उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। और बाल हत्या कानून जिस समय 1804 ईस्वी में आया था उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली था। कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन उसी तरीके से आया, एक तरफ है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, एक है शारदा एक्ट, दास प्रथा प्रतिबंध, सती प्रथा निषेध कानून और बाल हत्या निरोध कानून। तो बताना है आपको विधवा पुनर्विवाह अधिनियम एक्ट कब आया? तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम एक्ट 1856 में आया था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयत्नों के बाद। उस समय भारत में गवर्नर जनरल कौन हुआ करता था? लॉर्ड डलहौजी। शारदा एक्ट लाया गया था 1929 में और उस समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड इरविन। दास प्रथा प्रतिबंध लाया गया था 1843 ईस्वी में। कब? 1943 ईस्वी में, और भारत का गवर्नर जनरल उस समय था कौन? लॉर्ड एलनबरो। कौन था? लॉर्ड एलनबरो। कहां है? लॉर्ड एलनबरो। सती प्रथा निषेध कानून 1829 में लाया गया था और ये राजा राम मोहन राय के प्रयत्नों पर लाया गया था, और ये उस समय भारत कब लाया गया था? 1829 में, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ये। और बाल हत्या कानून निरोध कानून 1804 ईस्वी में आया था, उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली था। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा ये। तो आप इसको देख लिए। अब अच्छे तरीके से डेट मालूम रखिएगा, एग्जाम में डायरेक्ट डेट पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन क्या है, एक तरफ है आंदोलन और एक तरफ है उसके संस्थापक। कौन से आंदोलन के कौन से संस्थापक हैं वो है, एक तरफ है वहावी आंदोलन, दूसरा है अलीगढ़ आंदोलन, तीसरा है अहमदिया आंदोलन और चौथा है देवबंद आंदोलन। तो बहाविया आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो ये कर रहे थे सैयद अहमद रायबरेली, यानी सैयद अहमद जी। कहां है, यानी एक का एक हो जाएगा। अलीगढ़ आंदोलन को किसने किया था, अलीगढ़ आंदोलन को तो ये किसके द्वारा किया गया था, सर सैयद के द्वारा। तो कहां गया सर सैयद के द्वारा, ये अहमदिया आंदोलन। अहमदिया आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो मिर्जा गाली अहमद ने। और देवबंद आंदोलन किसने किया था, तो ये मोहम्मद कासिम ने। ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 21 नंबर है कि 1843 में, कब, 1843 में एक एक्ट आया, एक्ट 5। एक्ट 5 के द्वारा किस कानून को, किस बात को गैर कानूनी बना दिया गया था, तो बताइए किस को गैर कानूनी बना दिया गया था। तो याद रखिएगा 1843 एक्ट के द्वारा, एक्ट 5 के द्वारा किस बात को भारत में गैर कानूनी कर दिया गया था, तो भारत में कर दिया गया था सी नंबर, गुलामी को भारत में गैर कानूनी कर दिया गया था। इस समय भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे लॉर्ड एलनबरो। इनके द्वारा 1843 के, कब, 1843 में एक्ट में 5 ने गुलामी और गैर कानूनी बना दिया। क्या बना दिया, गैर कानूनी बना दिया। एक मिनट, एक चीज देखिएगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है यहां पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। ये 1843 होगा। क्या होगा, दास प्रथा प्रतिबंध यानी गुलामी प्रथा बंद 1843। ठीक है, चलिए आगे देखिए कि 1843 के एक्ट 5 ने किस बात को गैर कानूनी बना दिया था, तो वो गुलामी को बना दिया गया था। लॉर्ड एलनबरो के काल में 1843 के एक्ट 5 ने गुलामी यानी दस्ता को भारत में गैर कानूनी बना दिया गया था। 1833 के चार्टर एक्ट में धारा जोड़ी गई जिसमें दास्ता को क्या कर दिया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया भारत में। ठीक है, अब कोई भी मालिक भारत में गुलाम नहीं रख सकता था, किस एक्ट के द्वारा, 1843 एक्ट 5 के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, शारदा अधिनियम। क्या है, शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों की विवाह की न्यूनतम कितनी निर्धारित की गई थी, न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई थी शारदा अधिनियम के तहत, तो यह बताइए। तो याद रखिएगा शारदा अधिनियम एक्ट सबसे पहले आया कब, तो यह 1929 में आया। यह याद रखिए आप। इस विभाग का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड इरविन गवर्नर जनरल था। और इस एक्ट के द्वारा लड़का और लड़की की शादी की न्यूनतम आयु 18 और 14 वर्ष कर दी गई, यानी लड़कियों की आयु 14 और लड़कों की आयु 18 वर्ष कर दी गई, यानी बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है, थियोसॉफिकल सोसाइटी। क्या है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की, तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई, आप मुझे यह बताइए। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में मैडम एचपी ब्लावत्स्की के द्वारा की गई, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। इन्हीं के द्वारा कहां की गई थी, याद रखिएगा ये 1875 में की गई। कब, 1875 में की गई। इसकी स्थापना कहां पे, अमेरिका के न्यूयॉर्क में। ठीक है, इस संस्था का मुख्य उद्देश्य था कि जो प्राचीन हिंदू धर्म है एवं दर्शन है उनको विश्व बंधुत्व की भावना उनमें सभी लोगों में क्या करना, इसको ऊपर लेकर आना और सभी लोगों में विश्व बंधुत्व की भावना को किस प्रकार से विकसित करना है, ये थियोसॉफिकल सोसाइटी का क्या था, एक मुख्य उद्देश्य था। इसी थियोसॉफिकल सोसाइटी से बाद में जाकर जुड़ेंगी कौन, एनी बेसेंट। कौन जुड़ेगी, एनी बेसेंट जुड़ेंगी। ठीक है, और जिसका मुख्यालय बाद में महाराष्ट्र में बनाया जाएगा। ये तमाम चीजें, चलिए आगे 23 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा कि यदि भगवान अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी को सहन करते हैं तो मैं भगवान को भी नहीं मानूंगा, यह किसने कहा था, बताइए। यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें भगवान भी नहीं मानूंगा, यह किसने कहा था, तो यह कहा था किसने, यह कहा था लाला लाजपत राय ने। किसने, बाल गंगाधर तिलक ने। किसने कहा था, बी नंबर, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। छुआछूत उन्मूलन के लिए आयोजित एक सम्मेलन में तिलक ने कहा था, मतलब बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, यदि भगवान भी छुआछूत को बर्दाश्त करे तो मैं भगवान को भी नहीं मानूंगा। तिलक को लोग लोकमान्य कहते थे। कौन, ये इनको उपाधि मिला हुआ था, ये लोग सभी लोग इन्हें लोकमान्य कहते थे। क्या कहते थे, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। इन्हें भारत का बेताज बादशाह भी कहा जाता है। किन्हें, बाल गंगाधर तिलक को भारत का बेताज बादशाह भी कहा जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय ब्राह्मण समाज के संस्थापक थे। तो भारतीय ब्राह्मण समाज के संस्थापक कौन थे, ये बताइए आप। 4 ऑप्शन आपके सामने है।
राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, देवेंद्र नाथ टैगोर। तो भारतीय ब्राह्म समाज के संस्थापक थे कौन? केशव चंद्र सेन। देखिए, एक था ब्राह्म समाज, एक हुआ भारतीय ब्राह्म समाज, एक क्या हुआ? भारतीय ब्राह्म समाज। ये क्या था? और एक था साधारण ब्राह्म समाज। तो भारतीय ब्राह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन थे। क्या थे? केशव चंद्र सेन थे। चलिए आगे देखिए कुछ बातें। निम्न में से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग नामक पुस्तकें लिखी हैं? तो याद रखिएगा, एक पुस्तक है ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग नामक पुस्तकें किसने लिखी हैं? तो आप बताइए किसके द्वारा लिखी गई है? ज्ञान योग, कर्म योग और कौन सी पुस्तक? राजयोग। तो ये किसकी रचनाएं हैं? तो ये पूरी रचना है किसकी है? ये रचना स्वामी विवेकानंद की है। किसकी है? स्वामी विवेकानंद की रचना है। आप इसे याद रखिएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। कोई दिक्कत? चलिए, स्वामी विवेकानंद ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग नामक पुस्तकें लिखी। 1893 ईस्वी के शिकागो गए। उन्होंने वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन यानी विश्व धर्म संसद में अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया। 1897 में, कब? 1897 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की। और शिकागो में भाषण कब दिए थे इन्होंने? 1893 में। आप ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे। देव समाज के संस्थापक निम्न में से कौन था? तो देव समाज के संस्थापक निम्न में से कौन था? आप बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं कि देव समाज के संस्थापक निम्न में से कौन था। आपके सामने ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी। क्या ऑप्शन है? दादा भाई नौरोजी, वल्लभ भाई पटेल, शिव नारायण अग्निहोत्री, गोविंद नारायण रे। तो इसका आंसर हो जाएगा, देव समाज के संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री थे। देव समाज की स्थापना 1887 में की गई थी। कब? 1887 ईस्वी में देव समाज की स्थापना की गई थी शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा। कहां पर की गई थी? लाहौर में की गई थी। यह चीज आप याद रखिएगा। चलिए अगला 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन है कि 19वीं शताब्दी में एक महानतम पारसी हुए जो समाज सुधारक हुए। क्या हुए? महानतम पारसी हुए जो समाज सुधारक हुए। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, बहराम जी एम मालवाड़ी। क्या हो जाएगा? बहराम जी एम मालवाड़ी। इनका जन्म 1853 ईस्वी में बड़ौदा में होता है, एक पारसी परिवार में। इन्हीं के प्रयत्नों से, इन्हीं के प्रयास से 1891 ईस्वी में, कब? 1891 ईस्वी में एक एक्ट आता है, एक अधिनियम आता है, जिस एक्ट या अधिनियम को कहते हैं एज ऑफ कंसल्ट एक्ट, यानी संपत्ति वायु अधिनियम एक्ट। और इन्हीं के प्रयास से आता है, जिसका नाम है बहराम जी एम मलवारी के प्रयास से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन पश्चिमी भारत के डीके कर्वे का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है? तो बताइए, पश्चिमी भारत में एक डीके कर्वे हुए, उनका संबंध किस संदर्भ में आता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। वो सती प्रथा, शिशु हत्या, स्त्री शिक्षा या विधवा पुनर्विवाह। तो इसका आंसर हो जाएगा कि डीके कर्वे का नाम किसके लिए आता है? शिक्षा, ये स्त्री शिक्षा में उन्होंने बेहतरीन कदम अपनाया और विधवा पुनर्विवाह के तहत भी इन्होंने काम किया। तो डीके कर्वे एक प्रसिद्ध समाज सुधारक थे। उन्होंने विधवा विवाह एवं महिला शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। रनाडे के साथ विधवा पुनर्विवाह आंदोलन का संचालन किया और विधवाओं को शिक्षा देने के लिए विधवा आश्रम संघ की स्थापना की। विधवा आश्रम संघ की भी स्थापना डीके कर्वे ने की थी। ठीक है, आश्रम का एक ही उद्देश्य था कि विधवाओं को शिक्षा दिया जाए, उनकी देखभाल की जाए, उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाए। डीके कर्वे यानी घोंदो केशव कर्वे विधवा पुनर्विवाह संघ के सचिव भी थे। 1916 ईस्वी में इन्होंने मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना भी की थी। किसने? डीके कर्वे ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष भारत सेवक मंडल की स्थापना की? तो भारत सेवक मंडल की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष की थी? 1902 में, 1903 में, 1904 में, 1905 में। तो ये 19 कब की थी? तो ये की थी डी नंबर, 1905 में की गई थी। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा भारत सेवक मंडल की स्थापना 1905 में किसके द्वारा की गई थी? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है? एक संस्था है और एक तरफ है इसके संस्थापक। एक तरफ संस्था और एक तरफ क्या है? इसके संस्थापक। एक तरफ है साधारण ब्रह्म समाज, जिसकी स्थापना 1878 ईस्वी में हुई थी। एक है ब्रह्म समाज,
जिसकी स्थापना 1828 ईस्वी में हुई थी। एक है भारतीय ब्रह्म समाज जिसकी स्थापना 1866 ईस्वी में हुई थी, और एक है परमहंस मंडली जिसकी स्थापना 1849 में हुई थी। तो बताइए भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसके थे केशव चंद्र सेन। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? सॉरी, ये साधारण ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? शिवनाथ शास्त्री। कौन थे? शिवनाथ शास्त्री। साधारण ब्रह्म समाज के कौन थे? शिवनाथ शास्त्री। और याद रखिएगा ये भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ये केशव चंद्र सेन। और परमहंस मंडली के संस्थापक कौन थे? तो ये दोदोबा पांडुरंग। तो याद रखिएगा साधारण ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? शिवनाथ शास्त्री। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? केशव चंद्र सेन। वहीं परमहंस मंडली के संस्थापक कौन थे? दोदोबा पांडुरंग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 31 नंबर। 31 नंबर क्वेश्चन है, फिर वही संस्था से जुड़ा हुआ है और एक तरफ उसके संस्थापक है। रामकृष्ण मिशन जिसकी स्थापना 1897 ईस्वी में हुई, पूना सेवा सदन जिसकी स्थापना 1909 ईस्वी में हुई, वहीं भारतीय सेवा समाज जिसकी स्थापना 1905 ईस्वी में हुई, सोशल सर्विस लीग जिसकी स्थापना 1911 में हुई। और इसके संस्थापक अभी कौन है? रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन है? तो डी नंबर स्वामी विवेकानंद। वहीं पूना सेवा संघ, किसका? पूना सेवा संघ के संस्थापक कौन है? रमाबाई रनाडे। कौन होंगे? रमाबाई रनाडे। पूना सेवा संघ के संस्थापक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा एनएम जोशी। दो बार लिखा गया, यहां पर आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। यहां पर आप क्या कर लीजिएगा, यहां नाम लिख लीजिएगा रामाबाई रनाडे। क्या लिखिएगा? रामाबाई रनाडे। इसका हो जाएगा रामाबाई रनाडे, इसका आंसर हो जाएगा। भारतीय सेवा संघ, किसका? भारतीय सेवा संघ या भारतीय सेवा समाज 1905 में स्थापना हुई थी, इसके संस्थापक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, यानी एक नंबर इसका आंसर हो जाएगा। और सोशल सर्विस लीग, कौन सा? सोशल सर्विस लीग 1911 में इसकी स्थापना हुई थी और ये एम जोशी थे। कौन थे? एम जोशी थे, इसका आंसर एम जोशी हो जाएगा। पूना सेवा सदन के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा ये थे कौन? ये थे रामाबाई रनाडे। ये चीज आप याद रखिएगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन क्या बनकर आया है? संवाद कौमुदी जो बंगला भाषा में था, संवाद कौमुदी जो बंगला भाषा में था, और मिराद उल अखबार जो फारसी भाषा में था, इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, मिर्जा गुलाम अहमद, सैयद अहमद। तो इसके संस्थापक थे कौन? इसके संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के द्वारा ही बंगला भाषा में संवाद कौमुदी और मिराद उल अखबार फारसी भाषा में इनका क्या किया गया था? इनका संचालन किया गया था, जिसके संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। आज हमने 32 इंपॉर्टेंट आज हमने 32 धार्मिक और समाज सुधारक से रिलेटेड 32 क्वेश्चन हमने किए हैं, जो आपके आने वाले एग्जामिनेशन, चाहे वो बिहार दरोगा हो और संयुक्त रूप से वो बीपीएससी एग्जामिनेशन के लिए भी उतना ही ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। तो अपनी तैयारी को आप नई दिशा प्रदान करते चलिएगा और इसी जोश व जुनून के साथ इस चैनल से आप जुड़े रहिएगा। रोजाना हम इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपके लिए तरह तरह की चीजें लाते रहेंगे ताकि आपकी तैयारी में कोई भी कमी न रह जाए। अगर ये चैनल पे पढ़ाया हुआ कंटेंट आपको बेहतर लग रहा हो और आपको लग रहा हो कि आपके लिए ये उपयोगी सेशन है, तो प्लीज इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूले। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।